सो वेलकम टू माय कॉल एंड ये बुक हम पढ़ रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। लव मनी मनी लव्स यू बाय सारा मैक्रम। इस बुक में सारा मैक्रम ने ऑटोमेटेड राइटिंग के थ्रू मनी के बारे में बहुत सारी चीजें चैनल की हैं। इस दुनिया के ऊपर एंजल और कुछ बीइंग्स ने उनको इस बुक के बारे में बताया है। और इसमें मनी क्या कहना चाहता है हमको, ये मनी हमको एक्सप्रेस करना चाहता है, वो सब इस बुक में लिखा है। और बहुत अच्छे अच्छे टिप्स हैं आपके, वो आई ओपनिंग कॉन्सेप्ट्स हैं मनी के बारे में। तो इनको बहुत ध्यान से हमको सुनना है, समझना है और अपनी लाइफ में उतारना भी है। तो चलिए, हम कल पढ़ रहे थे कि कैसे हमको उधार देना भी नहीं चाहिए, उधार लेना भी नहीं चाहिए। जितना जब तक हो सके उधार अवॉइड करना चाहिए। अगर आपने किसी से उधार ले लिया तो मतलब आप टेंशन और वरी अपनी जिंदगी में आकर्षित कर लेते हो। टेंशन और वरी अगर हमारी लाइफ में आ गया तो हमारी रिसीविंग बंद हो जाती है, हम पैसे आकर्षित करना बंद कर देते हैं। और अगर हमने किसी को लोन दे दिया तो फिर हमें उससे वसूल करने के लिए भी स्ट्रेस में रहना पड़ता है, जिससे भी हम अपनी रिसीविंग रोकते हैं। तो अगर पहली बात तो आप किसी को उधार दो मत, अनटिल एंड अनलेस इट्स एन इमरजेंसी। अगर आपने उधार दे दिया है तो आप भूल जाओ कि वो पैसे आप तक आएंगे। कॉन्स्टेंटली उस पर्सन के साथ जाके आप चिड़चिड़ मत करो, क्योंकि उधार देना और लेना दोनों ही आपकी एनर्जी को कट करते हैं। अब ये हम भी इस हाँ, मतलब अगर उधार दिया है तो वो वापस आएंगे ही नहीं, मानना चाहिए। नहीं वापस आएंगे, वो पे करेगा आपको। लेकिन आप ये जो कांस्टेंट लोग नहीं करते कि आप मेरा अमाउंट कब तक दे रहे हो, उसने दिया नहीं, ओके। वी गो इनटू क्रिबिंग ना। हाँ, वो नहीं करना है। वो हमको नहीं, क्योंकि आपने दे दिया। अब वो अमाउंट के लिए और ना अपने मन में सामने वाले के लिए दुश्मनी का भाव रखना है। कई बार हम अपनी मेड्स को, भाइयों को भी तो बहुत ज्यादा अमाउंट दे देते हैं, 20,000 25,000, तो शायद वो चुका भी ना पाए हमें। तो अगर आप हेल्पिंग एनर्जी से दे रहे हो तो ठीक है। अदरवाइज देने के बाद आप भूल जाओ कि वो उधार आपको वापस करेगा या करेगी। नहीं तो फिर आपके लाइफ में वो एनर्जी वहां रुकती है। और सबसे अच्छा है अगर आप उधार ना दो, वो सबसे बेस्ट चीज होती है। और ना लो, कोशिश ये करो कि ना ले। लेकिन अगर हमें किसी कारणवश उधार देना भी पड़ गया और लेना भी पड़ गया, तब हम क्या करें, उस बारे में हम इसमें आज पढ़ रहे हैं। मैं इंग्लिश में इसको पूरा रिपीट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने आज देखा 75 चैप्टर्स हैं। अगर मैं ऐसे ही एक एक लाइन पढ़ के बताऊंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं थोड़ा पढ़ के आई हूँ, मैं उसी पे ही बेस होके आप सबको बता रही हूँ। राइट। तो इसमें लिखा है कि अगर आपने किसी को उधार दे दिया है तो आपको कैसे करना चाहिए। आपने उधार अगर उसे दे दिया है तो अगेन आप अपनी रिसीविंग ओपन रखो। आप मनी के बारे में अच्छा सोचो, सामने वाले पर्सन को भी ब्लेस करते रहो, उसके बारे में अच्छा सोचो। उसके बारे में कोशिश करो कि किसी को बुरा मत बोलो, कंप्लेन मत करो। तो फिर क्या होगा, आपकी रिसीविंग फिर ओपन रहेगी और वो पर्सन कहीं ना कहीं आपको उधार पे करने के लिए एनर्जेटिकली बाध्य हो जाएगा। और वो आपको पे करेगा, करने की सोचेगा भी। और अगर आपने लोन ले लिया है तो फिर आप उसके कांस्टेंट स्ट्रेस में मत रहो कि मैं ये पैसा कैसे चुकाऊंगा, मैं क्या करूंगा, मैं कर्जदार हो गया हूं। और कॉन्स्टेंटली आप उस पर्सन के उस आतंक में मत रहो। आप बस ये सोचो कि मैं ये उधार चुका दूंगा। आपके क्रेडिटर के लिए आप लव एनर्जी क्रिएट करो कि जिसने भी आपको उधार दिया है, लव दैट पर्सन। मुझे जब जरूरत पड़ी थी इसने मुझे हेल्प किया था, तो उससे हेट मत करो। हम जिससे उधार लेते हैं ना, हम उसको भी हेट करने लग जाते हैं, क्योंकि हमें उसे उधार वापस देना है। ये सोच सोच के हम हेट करने लग जाते हैं। और अगर वो आपसे उधार मांग रहा है तो आप उसको रीएश्योर करो कि आपका ये पैसा मैं वापस दे दूंगा, डोंट वरी, मैं इस समय तक दे दूंगा। और बहुत पेशेंटली, कामली और लव एनर्जी के साथ उसको आप रीएश्योर करो कि आपके पैसे कहीं नहीं जाएंगे, मैं ये पैसे जरूर दे दूंगा।
तो उससे क्या होगा, वो पर्सन अगर तब भी फिर भी आपके ऊपर गुस्सा कर रहा है, चिड़चिड़ा रहा है, देन ओके, आप उसको रहने दो उसके उस एनर्जी में, क्योंकि उसके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी उसकी उस चिड़चिड़ाहट की वजह से। लेकिन अगर आप शांत रहते हो, शांति से जेन्युइनली आप रिप्लाई करते हो, और फिर जेन्युइनली ये कोशिश भी करते हो कि ये उधार मैं चुका ही दूंगा जब भी मुझे मौका मिलेगा, तो फिर क्या होगा कि आप उस उधार को आराम से चुका लोगे, क्योंकि आपकी एनर्जी यहाँ चेंज हो जाती है। आप लव एनर्जी में आ जाते हो, और फिर आप एनर्जेटिकली कोशिश करने लगते हो कि कैसे आप और बेहतर काम करो, कैसे आप और मेहनत करो, और आप उधार चुका भी लेते हो एक दिन, जब भी आप मेहनत करके उस एनर्जी तक पहुंच जाते हो। आई होप इट इज क्लियर कि किसी ने उधार दे दिया तो उसको कैसा व्यवहार करना चाहिए, या ले लिया है तो कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो चलिए अब हम यस। आगे बढ़ते हैं। थैंक्स। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। स्पेंडिंग मनी, अंडरस्टैंडिंग ट्रू वैल्यू। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है। इसको जब आज मैं पढ़ रही थी, आई वॉज जस्ट स्माइलिंग थ्रू आउट, क्योंकि इससे मेरे भी बहुत सारे क्वेश्चंस ओपन अप हुए। ये इसमें ऑथर ये हमसे कह रही है कि हम कोई भी चीज तभी खरीदते हैं, या कोई भी चीज कोई भी दुकानदार तभी बेचता है जब एक एनर्जी में दोनों होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास आज अगर एक छोटा घर है, रेंटेड हाउस में आप रह रहे हो, और आप ये सोचते हो कि आने वाले 3 वर्षों में मैं अपने लिए एक नया घर खरीदूंगी या खरीदूंगा, तो आप क्या करोगे? घर खरीदने के लिए आप पैसे जमा करोगे, आप मेहनत करोगे, आप कोई काम करोगे, आप और ज्यादा एनर्जी लगाओगे, आप सेविंग्स भी करोगे कि मैं घर खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे जोड़ लूं। लेकिन इस प्रोसेस में क्या आपकी सेम एनर्जी रहेगी जो आज है? कोई इसका आंसर दे सकता है, यस या नो? सपोज आज आप इस एनर्जी में वाइब्रेट कर रहे हो कि आज आपके पास उतना पैसा नहीं है जिससे आप घर खरीद सको। आपका सपना ये है कि ये मेरा घर है, दोनों में इतना डिफरेंस है। जब आप ये सोचते हो कि मुझे ये घर लेना है, यहां तक पहुंचना है, तो आज आप यहाँ हो, तो आप क्या करोगे? सेविंग्स करोगे, खर्चे कम करने की कोशिश करोगे, और कुछ व्यवसाय देखोगे, मेहनत करोगे, अपने काम को और ईमानदारी से करोगे। तो इस प्रोसेस में आपकी एनर्जी में क्या होगा? आप बढ़ोगे ऐसे ऐसे ऐसे, या नहीं बढ़ोगे? आप बढ़ोगे ना? हाँ, बढ़ेंगे। हाँ हाँ। तो जब कल आप 3 साल बाद इस घर को लेने के पोजीशन में आ गए, भले आपने घर नहीं लिया, लेकिन आप कहाँ से कहाँ पहुंचे? आप यहां से यहां पहुंच गए, अपनी मेहनत से, अपनी सेविंग से, अपने दिमाग को लगा करके। तो अब क्या हो गया? घर और आप इस सेम प्लेन में हो। अब ये घर हाई एनर्जी में था, आप भी हाई एनर्जी में आ गए। हम्म। तो जब आप हाई एनर्जी में आ जाते हो, तो आप एक लेवल ऊपर चले जाते हो। एक लेवल ऊपर कैसे जाते हो? आपकी पर्सनैलिटी एक लेवल ऊपर चली जाती है, आपकी सोच एक लेवल ऊपर चले जाती है, आपका लिविंग स्टैंडर्ड भी एक लेवल ऊपर चले जाता है। क्योंकि हम सब एनर्जी हैं, हम लो एनर्जी में जब तक रहेंगे तब तक हम हम्म। झोपड़ी में भी रह सकते हैं, रेंटेड हाउस में भी रह सकते हैं, रेंटेड और भी बड़े हाउस में रह सकते हैं, रेंटेड या अपना खुद का छोटा घर में भी रह सकते हैं। ये सब लो एनर्जीज में हम होते हैं। लेकिन जब हम मेहनत करके और कोशिश करके अपने आप को एनर्जी में पहुंचाते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि हमने हमारी एनर्जी को हाई लेवल पर पहुंचा दिया। और फिर आप घर खरीदो चाहे ना खरीदो, आपकी लाइफस्टाइल बदल जाती है। राइट? ये कॉन्सेप्ट हम समझ गए। अब हम आगे बढ़ते हैं कि दुकानदार की एनर्जी कैसे होती है। जब दुकान वाला कोई ठेला लगा रहा होता है, तो वो क्या करता है? सस्ते सस्ती चीजें रखेगा, क्योंकि वो ठेला अफोर्ड कर सकता है। तो वहां पे वो कस्टमर्स भी ऐसे ही सोचेगा कि मैंने ठेला लगाया है, मेरे पास कौन ही कस्टमर आएंगे, जो रोड में घूमते हैं वही कस्टमर आएंगे। तो दुकान वाले की एनर्जी यहाँ है।
लेकिन जब दुकान वाला उसी ठेले को कोई पक्की दुकान में कन्वर्ट करता है, तो थोड़े और बेटर कस्टमर्स आने लगते हैं। सिमिलरली जब ये पक्का दुकान कोई शोरूम में कन्वर्ट होता है, तब क्या होता है? ओनली गुड कस्टमर्स दे कम टू द शॉप, राइट? आपने देखा है कि कोई भी आप मॉल में जाओ, बड़े मॉल में आपको कभी बहुत कम होगा जो रोड में लोअर घूमने वाले लोग वहां मिलेंगे। आजकल तो मॉल में लोग घूमने भी जाते हैं, बट शॉप में आप अगर देखोगे कि कोई बहुत अच्छी प्रीमियम ब्रांड का शॉप है, तो वहां लोग भी आपको उसी तरीके के मिलेंगे मोस्टली, 90-90% तो एटलीस्ट। तो अब शॉप की एनर्जी कहाँ है? यहाँ। शॉप की एनर्जी यहाँ थी, यहाँ तक पहुंची। तो जब बेचने वाला भी कोई होता है ना, वो अगर हाई एनर्जी होगा तभी वो हाई चीजें बेच पाएगा। ये कॉन्सेप्ट भी आई थिंक क्लियर हो गया कि खरीदने वाले को भी यहां तक आना पड़ेगा, बेचने वाले को भी यहां तक आना पड़ेगा, तभी ही कोई बहुत महंगी चीज खरीद और बेची जा सकती है। ओके। एग्जैक्टली। तो अब हम जब ये खरीदी और बिक्री का ट्रांजैक्शन होता है कि हम यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, आपने देखा कि लो से एंड तक हर ऑप्शन अवेलेबल है। आप चाहो तो आज आप झोपड़ी में भी रह सकते हो, आप चाहो तो रेंटेड पक्के मकान में भी रह सकते हो, चाहो तो फ्लैट में रह सकते हो, चाहो तो बंगलों में रह सकते हो, चाहो तो लग्जूरियस बंगलों में रह सकते हो। लेकिन आप कहाँ रहोगे? आप कहाँ चूज करोगे रहना? जहां तक आपने अपने आप की वैल्यू की है। ये बहुत डीप कॉन्सेप्ट है, इसको समझना है कि कल अगर आपको कोई आकर कहे, सपोज आपके हस्बैंड ही आकर कहे कि चलो हम 25 करोड़ के लग्जूरियस बंगलों में शिफ्ट हो जाते हैं, तो आप क्या बोलोगे? कुछ लोग तो चलो हाँ कहेंगे कि हाँ चलो मैं जाऊंगी, लेकिन कुछ लोग ये भी कहेंगे 25 करोड़ का लग्जूरियस बंगलो है, मतलब खर्चे भी लग्जरी वाले होंगे। अभी मेरा काम शायद 2 हाउस हेल्प से चल जाता है, लग्जरी में मैं जाऊंगी तो मेरे को 6 हाउस हेल्प लगेंगे, ज्यादा स्टाफ लगेगा। लग्जूरियस बंगलो में मैं जाऊंगी तो मेरे पर्दे, सोफे, डाइनिंग टेबल सब कुछ लग्जूरियस हो जाएगा, फिर उनका मेंटेनेंस भी लग्जूरियस हो जाएगा। तो कुछ लोग जो प्रैक्टिकल होंगे और सपनों की दुनिया में नहीं होंगे, वो मना कर देंगे। वो बोलेंगे इतना हाई मेंटेनेंस हाथी को मैं पाल के क्या करूंगी, इससे बेटर है कि मैं एक नॉर्मल विला में रह जाऊं, या एक फ्लैट लग्जूरियस फ्लैट में रह जाऊं, या एक नॉर्मल फ्लैट में रह जाऊं, ताकि मेरे खर्चे कम हो, मेरा लोड कम हो, मेरी टेंशन कम हो। तो इसका मतलब क्या होता है कि मेरी वैल्यू मैंने उतनी ही समझी है कि मैं एक्सपेंडेबल इधर ही जाना। रहने के लायक हूं, मैं इधर तक जा करके लग्जरी अफोर्ड नहीं कर सकती। आप समझ रहे हो ये चीज? जो लग्जूरियस घर में जाएगा, वो लग्जूरियस खर्चे भी देने को तैयार हो जाएगा, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर मैं 25 करोड़ के घर में रह सकती हूँ, तो मतलब मैं 3-4 लाख रुपए महीना खर्चा भी कर सकती हूँ। जैसे हाथी अगर कोई राजा पालता था, तो हाथी का चारा भी तो देने की कैपेसिटी राजा में होती थी ना। तो आप जितनी वैल्यू खुद को खुद की करोगे ना, उतना ही आप समझोगे कि मैं यहां तक जाने के लायक। अब कुछ खर्चे होते हैं जो शॉर्ट टर्म होते हैं, कुछ खर्चे होते हैं जो लॉन्ग टर्म होते हैं। लाइक कौन से खर्चे शॉर्ट टर्म होते हैं और ज्यादा बेनिफिट्स देते हैं हमको? पार्लर का खर्चा, मूवी का खर्चा, कोई भी लग्जरी स्पा में आप जा रहे हो जहां पे आपको 1 घंटे की मसाज का वो लोग 2,500 से 3,000 चार्ज कर लेते हैं। अब ये खर्चा जो होता है ना, ये होता है महंगा खर्चा। हम कई बार लोगों को देखते हैं कि ये महंगे खर्चे करने के लिए उनको काफी जजमेंट्स मिल रहे हैं। वो तो हर वीक जाती है इतने महंगे पार्लर में जाके 3,000 का फेशियल करा लेती है, या वो हर वीक जाती है 3,000 रुपए स्पा में दे के आ जाती है। आप कई बार आप सुनते होगे ना लोगों के जजमेंट्स। या उसको तो हर हफ्ते मूवी जाना होता है और फिर डिनर करके ही आना होता है।
तो ये वो खर्चे हैं जो खर्च ज्यादा है, लेकिन उसका आउटपुट बहुत थोड़े समय के लिए रहता है। आप स्पा में गए तो 1 घंटा आपको मसाज मिलेगी बस, लेकिन उसका इम्पैक्ट लंबा रहता है। इम्पैक्ट कैसे लंबा रहता है? ये एक्सपीरियंस है, ये आपकी जरूरतें नहीं है, आप एक्सपीरियंस का पैसा देते हो। और जब आप अपने एक्सपीरियंसेस पे ज्यादा खर्चा करते हो तो आपकी रिसीविंग बढ़ती है। इसका मतलब ये नहीं कि हम रोज मूवी और डिनर के लिए चले जाएं, बट वंस इन अ वाइल अगर हम 15 दिन, 1 हफ्ते, 10 दिन में जा रहे हैं और अपने आप को ये एक्सपीरियंस दे रहे हैं, तो इसमें ना हम खुद को कभी जज करें और ना दूसरों को जज करें कि वो ये कर रही है, इसका तो इम्पैक्ट छोटा है। जैसे मेरे पास जब लोग एक्सेस बार्स थेरेपी के लिए आते हैं, एक्सेस बार्स एक्सपेंसिव थेरेपी है क्योंकि ये लाइफ चेंजिंग होती है। इसका इम्पैक्ट शायद 1 घंटे का होगा जब मैं उनके बाज रन कर रही हूँ, उन्होंने एक्सपेंस दिए, लेकिन उनकी लाइफ में इसका इम्पैक्ट बहुत लंबा पड़ता है क्योंकि हमारे जो अनवांटेड पॉइंट ऑफ व्यूज हैं वो डिलीट होते हैं। लेकिन हमको क्या ये खर्चा करना चाहिए? ऑफ कोर्स करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी लाइफ में जो इम्पैक्ट पड़ता है उससे हमारी रिसीविंग ओपन होती है। और ऐसे ही कुछ खर्चे होते हैं जो आज हम थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत फ्यूचर में जाके हमारे सामने आएंगे। जैसे कि इंश्योरेंस का अगर आपने पेमेंट किया है, या फिर आपने किसी लैंड में इन्वेस्ट करके छोड़ा है। आज आपने 10 लाख की लैंड खरीदी, कई सालों बाद वो 1 करोड़ की होगी। आपको आज नहीं दिखेगा वो खर्चे का कोई भी फायदा, लेकिन 8-10 साल बाद आप देखेंगे कि वो बड़ा फायदा आपको देके जा रहा है। तो क्या ये खर्चा करना उचित है या अनुचित? तो इसमें लेखिका कह रही है कि ये खर्चा भी करना उचित है, क्योंकि लॉन्ग रन में जब आप देखोगे ना कि आपकी वही जमीन 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ की हो गई है, तो उसके जो बेनिफिट्स आपको उस दिन मिलेंगे ना, उसका कोई मुकाबला नहीं है। तो हम जब अपने अपने आप की वैल्यू को डिसाइड करते हैं ना, तो सबसे पहला आता है बेसिक नीड्स। बेसिक नीड्स में रोटी कपड़ा मकान, कि हाँ भाई हम फलाने फलाने लेवल में हम रोजमर्रा के खर्चे कर रहे हैं। आज हमने राशन खरीदा, ब्यूटी प्रोडक्ट्स खरीदे, कपड़े खरीदे, ज्वेलरी खरीदी, जो बेसिक है। देन होता है एक्सपीरियंस्ड बेस्ड खर्चे। एक्सपीरियंस बेस्ड खर्चे वही कर सकता है जो अपने आप को वैल्यूबल समझता हो। हर कोई स्पा नहीं जा सकता, हर कोई एक्सेस बार्स थेरेपी के लिए नहीं आ सकता, हर कोई 5 स्टार में जाके डिनर नहीं कर सकता। ये आप तभी कर पाएंगे जब आप अपने आप को वैल्यूबल समझते हो, अपने आप को कीमती समझते हो कि हाँ, मैं भी ये सब कर सकता हूँ। जब आपकी नजर में आपकी वैल्यू ज्यादा होगी तब आप एक्सपीरियंसेस पे खर्चा कर पाओगे। तो अपने आप की वैल्यू हमेशा आपको बढ़ानी है, चाहे 10 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीना में आपको एक्सपीरियंस पे भी खर्चे करने चाहिए। एंड थर्ड, ये जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं जिसका आपको आज कोई रिजल्ट नहीं दिखेगा, लैंड, इंश्योरेंस, गोल्ड, उस पे भी आपको खर्चा करना चाहिए। क्योंकि आज आपको बेनिफिट नहीं दिख रहा है, लेकिन 10 साल, 15 साल बाद जब भी आप देखोगे ना कि आपके क्या एसेट्स हैं, तो आप देखोगे कि इंश्योरेंस आपको कोई मेडिकल चीज में हेल्प कर रहा है, लैंड आपको बढ़ के मिला तो आज आपकी वो एक एसेट क्रिएट हो गई। ओके। तो ये सारे खर्चे और वैल्यू को समझाने के लिए मनी ने कहा है कि आपकी जितनी वैल्यू है आप उतना ही खर्चा करोगे। तो अब अगली बार आप जब खर्च करने जाओ ना, तो अपने 2 फ्रेंड्स जिनके साथ आप जा रहे हो आप ऑब्जर्व करना। कोई आपकी फ्रेंड होगी, वो शायद 300 की चीज लेकर के खुश हो जाएगी कि यस मैंने 300 का सामान ले लिया, आई एम हैप्पी। और कोई आपकी फ्रेंड होगी जो 5,000 की चीज लेके खुश होती है। तो आपको लगेगा, कई बार हम जज करते हैं उस 5,000 वाली फ्रेंड को कि बाप रे इसके तो बड़े नखरे हैं, जब भी मेरे साथ जाती है 5,000 का उठा लेती है। और हम जज उनको भी करते हैं जो 300 का सामान लेके खुश हो जाती है कि बड़ी कंजूस है, 300 का सामान लेके आ गई। दोनों ही केसेस में आपको जज नहीं करना है, दोनों ही केसेस में आपको ये समझना है कि उसने अपनी वैल्यू जितना समझा उतने का प्रोडक्ट वो लेके आई, और जो दूसरी महंगी फ्रेंड है उसने अपने आप को जितना कीमती समझा उतने वर्थ की चीज वो लेके आई। फॉर एग्जाम्पल,
आज हम नॉर्मली जो हम कपड़े पहन रहे हैं, हमारे दिमाग में एक फिगर, एक अमाउंट सेट है कि 1500 से 2000 के बीच में, नॉर्मल एक डिस्कशन में मैं बात कर रही हूँ, किसी और का कुछ ऊपर नीचे भी हो सकता है, कि 1500 से 2000 रुपए की कुर्ती मेरे लिए नॉर्मल है, मतलब मैं रेगुलर में इसको पहन सकती हूँ, मेरा ये प्राइस है। कल मैं रोड पे निकलती हूँ, किसी ने मेरे को दिखाया, ये वेस्ट साइड की फर्स्ट कॉपी है, ये आपको मैं 300 में दे दूंगी। सेम ड्रेस वेस्ट साइड शोरूम में टंगी हुई है, वो 2000 की है, लेकिन कोई मुझे दिखा रहा है फर्स्ट कॉपी है, 300 की है, आप क्या खरीद लोगे? हम खरीद लेते हैं उसको, लेकिन जब हम घर आके उसको पहनते हैं और उसकी क्वालिटी खराब निकलती है, वो 3 4 वियरिंग में खराब हो जाता है, उसको हमको फेंकना पड़ जाता है, उस समय हम रिग्रेट करते हैं कि ये लेवल का चीज मैं खरीदती थी और मैं क्यों ये 300 पे गई। ऐसा होता है। तो फर्स्ट कॉपी विल ऑलवेज बी अ फर्स्ट कॉपी। आप कभी भी कोई भी बहुत एक्सपेंसिव चीज अगर आप लोअर प्राइस में कोई आपको देता है ना, तो क्या हो जाता है, उस चीज की वैल्यू आप एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते हो एनर्जेटिकली, कि इतने की इतने में मिल गई, यानी ठीक है अगर 1500 की है, 1000 में मिल गई तो आप एक्सेप्ट कर लोगे, क्योंकि 19 20 फर्क था उसमें। लेकिन 1000 की चीज अगर आपको 200 300 में मिलती है, तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में सस्पिशियन क्रिएट होता है ना, कि ये इतनी महंगी चीज इतने में कैसे मिल गई। तो सबसे पहले ही हम एनर्जेटिकली उस चीज को रिजेक्ट कर देते हैं। और फिर क्या होता है, बाद में जब हम उसको पहनते हैं, वी आर नॉट हैप्पी। हमको मालूम होता है, सामने वाले को नहीं मालूम होता कि ये 2000 का चीज ये 300 में लेके आई है, लेकिन हमको कहीं ना कहीं मालूम होता है कि यार ये इतने की इतनी मैंने पहनी हुई है, और इसको पहन के मेरे को कोई गुड फील नहीं हो रहा है। ये खुद की फीलिंग होती है। तो आप अपने आप को जितना वैल्यू दोगे ना, उतना ही महंगा कपड़ा आप पहन पाओगे, उतनी ही महंगी चीज आप खरीद पाओगे। तो आपको अपनी वैल्यू अपनी नजरों में बढ़ाना है। और ये आप कैसे बढ़ाओगे? अगर आपकी रिसीविंग अच्छी होगी। रिसीविंग कैसे अच्छी होगी? अगर आप जजमेंट्स नहीं करोगे। अब जजमेंट कैसे नहीं करेंगे? अगर हम इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू में रहेंगे। ये बात हमारी चल रही थी कि इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, उस दिन आधी रह गई थी। इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू मतलब, एक्सेस कॉन्शियसनेस एक मोडालिटी है जो ये कहती है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू ही आपकी रियलिटी को क्रिएट करता है। अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मैं 50,000 की ड्रेस पहन सकती हूँ, तो मेरी रियलिटी भी यही क्रिएट होगी, मैं 50,000 की ही ड्रेस पहनूंगी। लेकिन अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये होगा कि मैं 1500 से ऊपर की ड्रेस कभी पहन ही नहीं सकती, तो आपकी रियलिटी में भी यही सत्य होगा। आप 1500 से ऊपर की ड्रेस ना कभी ले पाओगे ना पहन पाओगे। तो अब ये पॉइंट ऑफ व्यू हम कैसे ठीक करें? सबसे पहला होता है एक्सेस बार्स थेरेपी, 32 पॉइंट्स इन द हेड, जिनको हम अलग अलग जगहों पे जेंटली टच करते हैं 1 घंटे तक। इससे हमारे पॉइंट ऑफ व्यूज डिलीट होते हैं, जैसे कंप्यूटर में डिलीट दबाने से डिलीट हो जाता है सब कुछ। एक तो ये तरीका है। दूसरा, हमेशा इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू की एनर्जी में हमको रहना है। इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू की एनर्जी में हम कैसे रहेंगे? जैसे उस दिन सुनीता आंटी से बात चल रही थी कि अगर किसी फ्रेंड ने बोला कि आजकल तो सब बीमार पड़ रहे हैं, तो अब वो आप वो बोलोगे हाँ सब बीमार पड़ रहे हैं, या तो आप बोलोगे नहीं नहीं कोई बीमार नहीं पड़ रहा है, तू हमेशा नेगेटिव बातें करती है। अब दोनों ही केस में क्या हो रहा है, वो पॉइंट ऑफ व्यू आप तक चिपक रहा है, क्योंकि या तो आप अलाइन एंड एग्री कर रहे हो, या तो आप रेजिस्ट एंड रिएक्ट कर रहे हो। तो हमको क्या करना है उस समय? हमको हमारे माइंड में इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू बोलना है, सामने वाली को नहीं बोलना है, वरना वो गुस्सा हो जाएगी और डिस्कशन ही खत्म। फिर लड़ाई में बात पहुंच जाएगी और आप दोनों अपने अपने घर निकल लेंगे। तो आपको अपने माइंड में बस रखना है इंटरेस्टिंग, क्योंकि वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है। ना आपको उससे अलाइन एग्री करना है, ना उस पर रेजिस्ट और रिएक्ट करना है। इंटरेस्टिंग और पॉइंट। अगर वो पूछे बार बार, अरे कुछ तो बोल, मेरा हाँ, मैं तो ठीक बोल मैंने रही हूँ बोला, कि नहीं। मैंने लास्ट कॉल में भी बोला था कि उस समय गाय बन जाओ। यस। हाँ, आप एकदम सही कह रहे हो, क्योंकि बोलो हमेशा। मत, बस मुंडी हिला दो। हाँ हाँ, नहीं आप हाँ भी बोलो ना मुंह से, हाँ ठीक बात, सही बात, सही बात।
क्योंकि अगर आप नहीं बोलोगे ना उस समय, तो या तो वो आपसे आर्ग्यू करेगी, और अगर आप हाँ में हाँ मिला के बहुत बोल दोगे तो फिर और नेगेटिव बातें शुरू। पता है मेरी फलानी फ्रेंड को तो कैंसर भी हो गया था। फिर अगेन हमारा पॉइंट ऑफ व्यू। तो दीदी पर हमको, कई बार ऐसा होता है कि लोगों से कई बार ऐसी सब बातें करो ना तो अपना हैवीनेस बढ़ने लगता है। क्योंकि आपने एग्री अलाइन आप एनर्जेटिकली कर रहे हो ना, सामने वाले अपनी हाँ, 100 बीमारी फिर किसी बता रहे किसी हैं। से बात करके एक्चुअली ऐसा लगता है कि क्यों बात कर लिया, इससे सर पकड़ लिया टाइप से। तो उस समय आप इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू की एनर्जी में रहो। एनर्जी में आप कैसे रहोगे? आप कॉन्स्टेंटली आपके माइंड में बोलो इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। पॉइंट ऑफ व्यू, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन माइंड में बोलना है, मुंह से नहीं बोलना है। जब भी आपने किसी से दुश्मनी मोल लेनी है ना, आप उसको मुंह से मुंह पे जाके बोल दो इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, ये तेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। फिर देखना क्या लड़ाई होती है। तो आपको इस एनर्जी में रहना है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। इवन किसी के साथ कुछ होता भी है, तब भी आपको उस घटना को लेकर के इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू की ही एनर्जी में रहना है। सपोज आजकल जैसे मूवीज में या ऐसे दिखा रहा है, मूवी स्टार था 40 साल की एज में हार्ट अटैक से मर गया। अब हम क्या करेंगे? हम चार लोगों से उसके बारे में बातें करेंगे। आजकल तो हार्ट अटैक 40 40 साल के लोगों को हो जाता है। हार्ट अटैक कितना कॉमन हो गया है। सब लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं। क्या हो गया? ये योर पॉइंट ऑफ व्यू। और ये आपकी रियलिटी में कहीं ना कहीं फिर किसी ना किसी के साथ नजर आने लगेगा। तो हमको क्या करना है? पहले ही इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, इंटरेस्टिंग, इट हैपेंड, क्योंकि ये उनका चॉइस था। लाइफ, डेथ, लिविंग, सफरिंग, डिजीजेस, ये सब आपकी चॉइस होती है। जब तक आप चूज नहीं करोगे आप मरोगे नहीं। अब बोलोगे हर कोई मरता है, हम कैसे नहीं मरेंगे? हम मरेंगे, लेकिन कैसे मरेंगे ये हमारी चॉइस होती है। अगर हम अलाइन और एग्री कर गए, किसी ज्योतिष ने कभी भविष्यवाणी कर दी कि तुम तो बेटा ऑपरेशन में ही मरोगे, आपने अगर यस बोल दिया उस बात को, अलाइन एंड एग्री कर गए, सीरियसली ऐसी परिस्थितियां होंगी कि आप ऑपरेशन बेड पे गए और हमारी डेथ वैसे हो जाती है कई लोगों की, जस्ट बिकॉज क्योंकि उनका वो पॉइंट ऑफ व्यू था। मेरे एक जिम ट्रेनर आते हैं, वो मुझे कहते रहते हैं कि मैं, मेरे को तो ज्योतिष ने बोला है कि तुम 35 साल तक जियोगे। मैं उनको बोलती हूँ आप इसको बोलो पॉक एंड पॉड, कैंसिल कैंसिल कैंसिल। आप इस पॉइंट ऑफ व्यू को अपना मत बनाओ, जस्ट बोलो कैंसिल कैंसिल कैंसिल, या आप कभी एक्सेस बार्स का सेशन लेने के लिए आओ। क्योंकि आपने जहां उस पॉइंट ऑफ व्यू से अलाइन एंड एग्री कर दिया, आपकी रियलिटी में ये चीज आ जाएगी। अब हम ये बात कर रहे हैं कि इतने सारे पॉइंट ऑफ व्यूज आज तक हमारे सामने आए हैं, अब हम क्या करें? इतने सारी बातें हमने आज तक सुन रखी हैं, क्या सब कुछ रियल है, सब कुछ एक्चुअलाइज हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आप कैंसिल कैंसिल या पॉक एंड पॉड बोलोगे, पॉक एंड पॉड मतलब पॉइंट ऑफ क्रिएशन, पॉइंट ऑफ डिस्ट्रक्शन। जहां से भी ये पॉइंट ऑफ व्यू शुरू हुआ था और जहां पे ये पॉइंट ऑफ व्यू खत्म होगा, मैं उसको वहां से क्लियर कर रही हूँ, मैं उसको वहां पे झाड़ू लगा के खत्म कर रही हूँ, पॉक एंड पॉड। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया कि आपकी फ्रेंड ने आपसे कहा कि आजकल तो हर कोई 40 साल में खत्म हो जाता है। पॉक एंड पॉड, इंटरेस्टिंग, कैंसिल कैंसिल। अपने मन में ये तीनों चीजों को करके उस पॉइंट ऑफ व्यू को वहां छोड़ दो। हमको उसे ग्रहण नहीं करना है। आज से हम एक राजहंस की तरह जिएंगे। जैसे राजहंस क्या करता है, उसे किसी ने दूध दे दिया तो वो दूध दूध पी लेता है, पानी वहां छोड़ देता है। तो हमको किसी से भी कुछ ग्रहण करना है ना, तो हम सिर्फ कॉन्ट्रीब्यूटिव बातें ग्रहण करेंगे, कॉन्ट्रीब्यूटिव चीजें ग्रहण करेंगे। चाहे उस पर्सन की जिंदगी से हमको ग्रहण करना हो, चाहे उस पर्सन की बातों से हमको ग्रहण करना हो। और जो भी हमारे लिए अनकॉन्ट्रीब्यूटिव है, मैं ये नहीं बोलूंगी बुरा है, बुरा भी अगेन जजमेंट है, अच्छा बुरा ये सब जजमेंट होता है। अनकॉन्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है? मेरी जिंदगी में ये कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, मेरी लाइफ में ये कहीं से भी मायने नहीं लेकर के आ रहा। तो उस चीज को हम वहीं पे छोड़ देंगे। कट, कैंसिल, डिलीट, पॉक एंड पॉड, कैंसिल कैंसिल, इनमें से आप कुछ भी यूज कर सकते हो। आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है।
ये क्योंकि बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम अपनी मनी की रिसीविंग को खोलने में लगे हैं। तो हमको जजमेंट से बाहर आना है, हमारी रिसीविंग बढ़ानी है। ये कॉल हम इसीलिए रोज कर रहे हैं कि हम सबकी रिसीविंग यहाँ बढ़ जाए। तो उसके लिए हमको पॉइंट ऑफ व्यू से फ्री होना होना पड़ेगा। आई होप इट इज क्लियर। यस। किसी को कुछ बोलना है, कोई बात करनी है तो फ्री। अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि किसी की बात आप भूल नहीं पा रहे हो, बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यूज हो गए हैं, माइंड में बहुत क्लटर सा चल रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, आप मेरे पास एक्सेस बार्स का सेशन लेने आ सकते हैं। ये मेरी मार्केटिंग नहीं है, ये एक बेसिक जेन्युइन एडवाइस है, क्योंकि मैं मार्केटिंग कर रही होती तो अब तक मैंने कर दिया होता 8-10 दिन में। ये जेन्युइन एडवाइस है, क्योंकि एक्सेस बार्स हमारे बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यूज को डिलीट करता है। अब अगर किसी को कोई भी डाउट है, कुछ भी बोलना है, कुछ शेयर करना है, ये सब बातें जो हमने आज करी, इस पे कुछ विचार व्यक्त करने हैं, तो यू आर फ्री, आप कुछ भी पूछ सकते हैं। एनीवन? श्वेता, कुछ बोल रहे हो आप? थैंक यू बोलना है बस, क्योंकि कल वाला आपने जो मेरे को क्लैरिटी दी थी डेट के बारे में, मैं उस समय पूछ नहीं पाई थी। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। और अभी इस इनिशियली भी आप कुछ बता रहे थे, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन की थी। कोई बात नहीं, मैं तो यूट्यूब में अपलोड करूंगी, लेकिन आज का वीडियो आज ही नहीं अपलोड होगा। वो आराम से आई हाँ विल अपलोड, ताकि आप हाँ, लोग जूम पे भी एक्चुअली आओ। मुझे लगता है ये चीजें ना हमें जेंट्स लोग से शेयर करें, उनको ज्यादा एक्चुअली वो लोग, वी आर बेसिकली तो शुरू में हाउसवाइफ्स ही थे, अभी हम लोग इसमें ऑकल्ट में या हीलिंग जर्नी में आए हैं। तो ये अपने हस्बैंड को एंड ब्रदर्स को ज्यादा मुझे लगता है ये सारी जो चीजें है ना बेनिफिट करेंगी, लेकिन वो लोग वो सुनते ही नहीं है। ये अगेन, ये है। बहुत तो अच्छा आपका जब पॉइंट। वो चलेगा यूट्यूब में, तो आई विल मेक श्योर कि मैं अपने हस्बैंड को तो सुनाऊं। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने बोला, लेकिन क्योंकि आप भी हाँ एक्सेस से हो, आपने सीखा है मुझसे, मैं ये चीज आपको हाँ बताऊं। अगर आप चेंज हाँ। होते हो, अगर आपके घर में आप चेंज करते हो, तो आपके साथ हम्म। साथ आपका पूरा घर चेंज होता है। क्योंकि हम अकेले नहीं है, हमको लगता है हम अकेले हैं दुनिया में। हम 3,50,000 लोगों से एनी टाइम कनेक्टेड रहते हैं एनर्जेटिकली। तो अगर हमारी माय गुडनेस। एनर्जी बेटर होती हम्म है, अगर हम बेटर होते हैं ना, 3,50,000 लोग फ्री हो जाते हैं। जैसे कि एक्सेस में भी हमने पढ़ा था श्वेता, कि अगर आप हाँ, अपना आई एक रिमेम्बर। हाँ एक पॉइंट ऑफ व्यू अगर आपका हाँ डिलीट होता है, तो आपके साथ साथ हाँ। 3.5 लाख लोगों का वो पॉइंट ऑफ व्यू डिलीट हो रहा है। हम्म। तो आप फोकट अवेयर। में हाँ, क्या बोला? ऐसे ही वही चेंज हो रहा है उन लोगों का, जी क्योंकि आंटी, क्यों अपना चेंज आप। हो रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि आपसे सब कनेक्टेड है एनर्जेटिकली। सिर्फ बोलने से, ओह। एडवाइस देने से हम नहीं वो सही होते, या किसी को कुछ दिखाने से। आप सही हो गए ना, आप खुद देखना आपके घर के लोगों में, आप सब में चेंज आएगा। इवन आपके प्लांट्स, आपके डॉग्स, आपके पूरे एनवायरनमेंट, आपका फ्रेंड सर्कल चेंज होने लग जाता है। ओके। पेशेंस चाहिए बस, यू हैव टू कीप पेशेंस कुछ नहीं पेशेंस। चाहिए, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यूज पे काम करो, अपने आप पे काम करो। एग्जैक्टली, ये भी इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू है। हाँ ये देखो, आज हाँ आप कॉल में आ रहे हो ना, तो आपके साथ साथ हाँ। 10 लोग और अवेयर हो रहे हैं, आपके घर के 10 लोग। और 3.5 लाख हम्म लोग तो अवेयर हो ही रहे हैं एनर्जेटिकली। आपकी एनर्जी हम्म। यहां से यहां पहुंच रही है ना, तो उन लोगों की भी पहुंच रही है। तो तुम्हारी एनर्जी डेफिनेटली। हमारे को नहीं मिल सकती क्या श्वेता? तो आंटी मिली तभी तो वो आज आप तीन यहाँ लाख कॉल पर वो है। 3 लाख लोगों में हमारे को भी मिल जाए तुम्हारी तो एनर्जी। मिल ही रही है धीरे धीरे, तभी तो स्वरागिनी इतना ग्रो कर रहा है, आप भी आज इस कॉल पर है। हम जितना सही बात है। कनेक्टेड ये मैं साल भी भर में यही हुए। मैं भी यही कहना चाहती थी श्वेता, कि को एग्जिस्टेंस, अगर हम ग्रो कर रहे हैं ना, तो हमारे साथ साथ हर कोई ग्रो कर रहा है। मैंने ये हाँ चीजें ना लाइवली, मैं उसी फेज में हूँ, मैं वो पढ़ ही रही हूँ अभी आजकल। तो मैं हाँ इसको हर टाइम हर दिन महसूस कर रही हूँ। बल्कि ऐसा, जैसे हमारे अंदर जो कुछ प्री कंडीशनिंग कुछ चीजें ऐसी होती है ना, जो चीजें हमारे बड़ों से हमको वैसी मान्यताओं में हम जीतने लगते हैं, तो हम वो चीजों को अपने से छोटों पर भी वो लादने की कोशिश करते हैं। तो जब धीरे धीरे हमको समझ में आने लगता है ना कि ये चीजें हमारे बड़ों ने हम पर
डाल दी, और हमको नहीं डालना है लेकिन, और हम खुद भी उन चीजों से ऊपर उठने लगते हैं। तो ये प्रकृति में इस तरह के नियम हाँ, है ही। लॉ ऑफ भारत नेचर में, है। हाँ, लॉ ऑफ आप नेचर है। वो केस देखो, वो बुरारी केस जो बहुत फेमस हुआ था दिल्ली में। एक पर्सन उनके घर का, उन्होंने घर के जितने लोग थे सबको फांसी लगवा दी थी, क्योंकि वो एक पर्सन नेगेटिव हुआ था। उसके साथ साथ 13 लोगों ने एक साथ फांसी लगा ली थी। तो जब नेगेटिव फैलता है ऐसे ही, तो क्या पॉजिटिव ऐसे नहीं फैलेगा? वो ज्यादा जल्दी फैलता है, पॉजिटिव जो होता है उसमें तो ज्यादा एनर्जी होती है। तो जैसे श्वेता बोल रही थी कि ये मेरे हस्बैंड या भाई के लिए ज्यादा जरूरी है। आप सुन रहे हो ना, आप जा रहे हो ना, आपकी एनर्जी चेंज होगी ना, आपके हस्बैंड और भाई की अपने आप चेंज हो जाएगी। अच्छा। खींचती है ये एनर्जी, होपफुली। पॉजिटिव एनर्जी खींच ही हाँ, लेती है अपनी तरफ। बहुत ताकत है इसमें। वो तो है। सही है। और हम्म। एनर्जेटिकली हो जाएगी। जैसे कि हमने कल बताया था ना, हमारे मनी सप्लायर्स होते हैं। मनी सप्लायर कौन हो गए? हमारे हम्म। हस्बैंड हो सकता है, हमारा भाई हो सकता है, पापा मम्मी हो सकते हैं, हमारे बच्चे हो सकते हैं। हम बोलते हैं ना, हम अगर हाँ। हमारी रिसीविंग बढ़ाते हैं तो उन मनी सप्लायर्स तक वो मैसेज पहुंच जाता है कि हमको सामने वाले को हम्म। पैसा देना है। हमको कोई अलग से बोलने की, रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। हम्म। तो इन कॉल्स और एक्सेस के ये पॉइंट ऑफ व्यू क्लियरिंग्स के साथ ना, आप अपनी रिसीविंग को बढ़ाइए। बहुत डेफिनेटली। अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू सो थैंक यू मच सो फॉर मच। रिसीविंग यस। मी। थैंक यू थैंक यू श्वेता। सो मच बुआ। अच्छा थैंक यू। श्वेता, हाँ, कल कल मैं ड्रॉप हो गई थी लास्ट में, तो ऐसा एक चल रहा था ना, इस पर एक लाइन पे बात हो रही थी कि जैसे आपके लिए जो भी ग्रेटिट्यूड हो रहा है, या आप मतलब हमारे लिए इतना सब कर रहे हो, जो भी सब्सक्राइब किए और हमारे ऊपर सब चीजों हाँ। को, तो हमको भी कुछ लौटाना है। तो देखो, हाँ, एनर्जी एक्सचेंज होती है। अभी तो मैंने कुछ भी एनर्जी एक्सचेंज नहीं की है। तो आप मेरे को यही दे दो एनर्जी एक्सचेंज में कि आप ज्यादा से ज्यादा शेयरिंग करो ग्रुप लिंक का, कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए इसमें। और जो हमारे ठीक है। नेक्स्ट आने वाले बुक्स होंगे ना, मैं उसका एक नॉमिनल चार्ज रखूंगी, ताकि वो हाँ, कमिटमेंट चार्ज जैसा हो कि आपने भाई पैसे देते हो तो आप कमिटेड रहते हाँ, हो कि मुझे कॉल में आना है। तो ये आगे वाले डेफिनेटली। बुक के लिए होगा। अभी तो ये मनी हाँ, वाली चल रही है, जो भी आगे बुक होगी उसका मैं एक नॉमिनल सा चार्ज रखूंगी। लेकिन फिलहाल जो इस कॉल में आ रहे हैं, मुझसे रिसीव कर रहे हैं, आप और लोगों को भी बताइए कि ऐसा कॉल चल रहा है, आप सुनो, आपके लाइफ में चेंज हाँ, आएगा। अगर उनके लाइफ में चेंज आता है और ये वो सुनते हैं, तो मेरी एनर्जी एक्सचेंज पूरी हो जाती हाँ, है। और प्लस अगर हाँ आप क्लास आपका, में पार्टिसिपेट करते हो, कुछ बोलते हो, तो उससे भी मेरी एनर्जी एक्सचेंज कंप्लीट हो रही है। हाँ मतलब आपका भी गुड कर्मा जनरेटेड हो रहा है ना हाँ, इससे। हाँ, इससे होगा और ना, अब और क्योंकि जब और तुम और सरोज जब तुम देखते भी हो ना फेस टू फेस श्वेता को अपना वीडियो ऑन करके तब ज्यादा होता है समझी। सही बोल रहे हो आंटी, ये बात तो आप एकदम, आई एग्री। सबसे भाभी ज्यादा मैं ना, रिसीविंग यहाँ सुनीता आंटी की ओपन है, ऑल टाइम कैमरा ऑन रहता है। और आपके हाँ, एक्सप्रेशंस इतने अच्छे रहते हैं ना कि मेरे को एकदम कनेक्टेड फील होता है। थैंक यू वही ना फॉर बीइंग अब ऑन ऐसे माई कॉल। अगर वही मैं तुमको बोलने वाली थी तुमको कैसा लगता है जो सब अपने कैमरास बंद करके रखते हैं मुझे तो ऐसा बिल्कुल लगता है मैं अच्छा किससे नहीं। बात कर रही हूँ। Whom am I talking to? यस, यस, मैं आई डोंट। भाभी मैं ऐसे ही डे वन डिस्कस से में बोल रही लेटी हूँ, आप रहती हूँ अपना ना। कैमरा ऑन रखिए, कोई सुन ही नहीं रहा मेरी बात। हाँ ना। मैं ना मतलब जो बोलने भाभी। वाला है उसको भी मजा नहीं आता ना। हाँ, लोगों के एक्सप्रेशंस ही नहीं दिखेंगे। लोगों के कुछ दिखेंगे ही नहीं फेस ही नहीं दिखेगा तो कैसा मजा आएगा आपको भी है ना। एकदम सही मैं ना आंटी। इसीलिए मैं कल ही बिस्तर पे मेरी आराम से फ्रेंड तो से खाना शेयर टाइम कर चेंज रही चलो थी। सुन के सब लोग अपने कैमरास ऑन कर दी कम से कम। हाँ, रियली श्वेता थैंक यू। टाइम चेंज कर अपना, तब फिर कैमरा ऑन रहेगा। अरे आंटी, कोई अरे भी इसमें टाइम क्या है दुनिया का यार आप ले लो, क्या फर्क सबको पड़ता है। टाइम में प्रॉब्लम होगी। वही तो। नहीं, मैं तो तो यार, मैं तो एक्चुअली एक्चुअली बिस्तर में लेटी रहती हूँ ना इस तो टाइम कुछ नहीं पे। होता है तो सबका उससे सब कुछ लोग नहीं ऐसे ही होता। रहते हैं घर में और ये तो कुछ फर्क नहीं इसलिए पड़ता। फिर बट माइंड मेरे थी को तो बस। यही लगता है कि अगर मैं श्वेता की जगह अगर मैं रहती और ऐसे सब रहते मैं क्या बात करूं किससे बात करूं।
सबके डब किसी किसी के चेहरे ही मेरे नहीं को दिख तो रहे ऐसे हैं। बॉक्सेस दिखते हैं, डब्बे डब्बे हाँ वही तो, अच्छा डब्बे। अच्छा नहीं लगता है वो, नहीं लेकिन थैंक्स कनेक्ट आंटी, नहीं हो आप पाता। रहते हो ना मेरी एनर्जी हाई हो जाती, क्योंकि आपके फेस से एक्सप्रेशंस भी इतने अच्छे आते हैं ना कि हाँ, मैं जो बोल रही हूँ वो पहुंच रही है लोगों तक। तो एक आपने भी मुझे बहुत कंट्रीब्यूट किया है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं इसलिए आज सोची मैं चलो, आज बोलूंगी भाभी तो जरूर, ऐसे भी क्योंकि जो कैसे जो बोलता है उसको तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता कि सामने फेसेस ही दिखाई नहीं दे रहे नहीं नहीं, किसी के। थैंक्स थैंक्स मेरे लिए बोलने के लिए, रियली थैंक्स। देखो भाभी, आपको तो ऐसे भी हम लोग जॉनी वॉकर और जॉनी लीवर ऐसा ऐसा सब बोलते ही हैं, तो फिर आपका तो बनता भी है। बहुत हेलो मजा आया, लेकिन नंदिता बहुत जी, इंटरेस्टिंग। कैसे हो आप? मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देती हूँ ताकि हम थोड़ी चिट चैट कर